गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन लॉ। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब पुलिस के एक एसएचओ और कुछ और लोगों को रैकेटेरिंग, कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, एक्सटॉर्शन और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए जो है वो इंडाइक्ट किया है, चार्ज किया है। और ये प्रोसेस जो है, अगर यूएस हमसे एक्सट्रेडिशन मांगता है इन लोगों की, तो जो है ये इंडिया यूएस की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी और एक्सट्रेडिशन एक्ट जो है इंडिया का, उससे गवर्न होगा। अब इंडिया यूएस की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है 1907 की, इसमें जो है रेगुलेट होती है एक्सट्रेडिशन बिटवीन टू कंट्रीज़, और डुअल क्रिमिनलिटी के अंदर ही जो है ये एक्सट्रेडिशन हो सकती है। मतलब जो ऑफेंस किया गया है जिसमें एक्सट्रेडिशन मांगी जा रही है, वो दोनों कंट्रीज़ में जो है वो पनिशेबल होना चाहिए बाय मोर देन 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब डुअल क्रिमिनलिटी होती है इसमें, मतलब जो अंडरलाइन कंडक्ट है उसकी, वो जो है वो सीरियस ऑफेंस होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ में। पॉलिटिकल ऑफेंसेस इसमें अलाउड नहीं होते हैं। एक एक्स्ट्राडिटेड पर्सन जो है वो सिर्फ जो जिस चीज़ के लिए उसकी एक्स्ट्राडिशन की गई है, सिर्फ उसके लिए ही ट्राई किया जा सकता है उस कंट्री में। अगर समझ लो इंडिया से कोई क्रिमिनल भेजा जाता है वहाँ पर, तो सिर्फ जिस लॉ में यूएस ने मांगा है उसे, उसी पर्टिकुलर जो है लॉ के अंडर जो है वो उसकी जो है वो वहाँ पर ट्राई हो सकता है वो। अब एलिगेशंस जो है बिश्नोई और नागरा के अगेंस्ट, वो मोस्टली ट्रीटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं, जिसमें कि मर्डर, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, फायर आर्म्स रिलेटेड ऑफेंसेस आ रहे हैं। लेकिन क्रिमिनल कंडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन जो लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर हम देखें तहव्वुर राना केस में एप्लीकेशन ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। कुछ चार्जेस को एक्सक्लूड करना पड़ा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग इंडियन ऑफेंसेस जो हैं वो नहीं थे। अब अगर हम देखें अगर यूएस सबमिट करता है एक फॉर्मल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट, तो क्या होगा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो रिक्वेस्ट देगा एमईए के थ्रू इंडिया में, और एमईए फिर एमएचए के साथ कंसल्टेशन करेगा, बाकी एजेंसीज के साथ कंसल्टेशन करके एग्जामिन करेगा कि जो है क्या वो एक्सट्रेडिशन एक्ट के अंदर हमारी और ट्रीटी के अंदर जो है वो कंप्लायंस हो पा रही है। अगर वो कंसिडरेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो एक इंडियन कोर्ट जो एग्जामिन करते हैं ट्रीटी कंडीशंस क्या वो फुलफिल हो रही हैं, और एविडेंस जो है वो जस्टिफाई करता है प्रोसिक्यूशन की जो ऑफेंस किया गया है इंडिया में। और अगर सेटिस्फाई होता है तभी कोर्ट जो है वो पर्सन को एक्सट्रेडिटेबल जो है वो सर्टिफाई करता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास लेकिन फिर भी फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो अप्रूव या रिफ्यूज़ करे सरेंडर, और गवर्नमेंट जो है वो कुछ कंडीशंस लगा सकती है, डिप्लोमेटिक अश्योरेंसेज मांग सकती है, डिले कर सकती है एक्सट्रेडिशन, और ऑर्डर जो है वो जुडिशियल रिव्यू पर भी जो है वो सब्जेक्ट होंगे बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या इंडिया रिफ्यूज़ कर सकता है या डिले कर सकता है एक्सट्रेडिशन? अब एक्सट्रेडिशन जो है ऑटोमेटिक तो नहीं होती है। अब अगर हम जैसे लॉरेंस बिश्नोई का केस देखें, तो वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, कई तरह के क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उस पर। और ऐसे ही जो इंडिया का एक्सट्रेडिशन एक्ट है वो अलाउ करता है कि इंडिया जो है पोस्टपोन कर सकता है सरेंडर, अगर कोई डोमेस्टिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग हो। आर्टिकल 14 जो है ट्रीटी का परमिट करता है टेम्पररी सरेंडर, लेकिन डिस्क्रिशन जो होता है उसको वो रिक्वेस्टेड स्टेट पर लीव कर देता है। अब इसीलिए इंडिया जो है वो लीगली रिक्वायर कर रहा है कि बिश्नोई जो है उसे डोमेस्टिक ट्रायल्स फर्स्ट जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और सेंटेंस फेस करने पड़ेगा, उसके बाद ही कोई एक्सट्रेडिशन होगी। अब नागरा के केस में अगर देखें कोई कंपेरेबल प्रोसिक्यूशन इंडिया में नहीं हो रहा है, तो सेक्शन 34 जो है वो कहता है कि कुछ ऑफेंसेस जो कमिट किए गए हैं अब्रॉड में, उनको आप ऐसे मानो जैसे इंडिया में ही कमिट हुए हैं। सेक्शन 34 लेकिन ये भी कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो प्रोसिक्यूट कर सकती है किसी पर्सन को डोमेस्टिकली इंस्टेड ऑफ एक्सट्रेडिटिंग हिम, ठीक है। अब तहव्वुर राणा के केस में इंडिया ने 2019 में एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट मांगी, उसके बाद कई तरह की जुडिशियल स्टेजेस चली यूएस में, ठीक है। इवन यूएस सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, और यूएस ने जब इंडाइट कर, अब जो विकास यादव केस है उसमें भी अगर हम देखें तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने रजिस्टर की एफआईआर और इनिशिएट की डोमेस्टिक प्रोसीडिंग्स, और ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इंडिया जो है वो प्रोसिक्यूशन अपनी खुद की जुरिस्डिक्शन में प्रायोरिटाइज करता है रादर दैन एक्सट्रेडिशन, ओके। अब डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, इंडिया और यूएस का एक्सट्रेडिशन रिकॉर्ड जो है बहुत लिमिटेड रहा है। बहुत ही कम लोग ही जो है वो वहाँ से यहाँ पर भेजे गए हैं, यहाँ से वहाँ पर भेजे गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चाइना बैन्स हीलियम एक्सपोर्ट्स। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने टेम्परली बट इमीडिएटली बैन कर दिया है हीलियम एक्सपोर्ट्स को। अब इससे कंसर्न रेज हो रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर फॉर सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ केयर एंड अदर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज जो डिपेंडेंट है इस स्ट्रेटेजिक रिसोर्स पर। अब हीलियम जो है वो सेकेंड लाइटेस्ट केमिकल एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन, और ये एक नोबल गैस है जिसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसकी एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये ईजिली किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो मतलब ये आइडियल कूलेंट है, इनर्ट मीडियम है,
हीलियम जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होता है जो अर्थ के डीप क्रस्ट में जनरेट होता है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम और थोरियम एटम्स की वजह से। अब ये एटम्स जो है वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं जो कि कैप्चर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, फिर उसके बाद जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो हीलियम एटम्स बनते हैं। हीलियम जो है वो माइग्रेट हो जाती है नेचुरल गैस रेजर्वायर्स में और उसको फिर नेचुरल गैस से ही एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब नेचुरल गैस जो है उसको उसको तभी सिर्फ प्रोसेस किया जाता है आइसोलेट करने के लिए हीलियम में अगर हीलियम उसका सिर्फ 0.3% बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस हो, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। तो कमर्शियल हीलियम जो है वो 99.99% लगभग प्योर होती है। और अगर हम देखें ग्लोबल हीलियम प्रोडक्शन, यूएस सबसे ज़्यादा बड़ा इसका सप्लायर है और प्रोड्यूसर भी ग्लोबल सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है। चाइना जो है वो बहुत ही कम जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है, मोस्टली वो से इम्पोर्ट ही करता है। अब हीलियम का कहाँ पर यूज़ है? एमआरआई मशीन्स की कूलिंग में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की कूलिंग में, क्वांटम कंप्यूटर्स में। अब स्पेस में जो है वो इसके रॉकेट फ्यूल टैंक्स में इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, बलून्स, एयरशिप्स, लेबोरेटरी रिसर्च, इन सब में इस्तेमाल होता है। ये चाइना ने अभी तक रीज़न नहीं बताया कि कितने लंबे टाइम का ये बैन रहेगा और क्यों इसको बैन किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यूएस का इसमें एक रीज़न है। यूएस ने अपने जो फेडरल हीलियम रिजर्व हैं उनको एक मैसर ग्रुप नाम की एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया और इससे जो बफर होता था यूएस के पास वो ख़त्म हो गया। अब यूएस की एक हाउस कमेटी जो है वो उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की कि ये जो मैसर है जो जिसको ये बफर दिए गए हैं क्या उसके कुछ चाइना के लिंक्स हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में ही जो है चाइना ने ये एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स इससे पता लग रहा है कि चाइना का कुछ तो इंटरेस्ट था उस कंपनी के साथ। अब अगर हम देखें हीलियम सप्लाई चेन बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव और टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड होती है। मिड टू लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए ही लगभग $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब अंडरग्राउंड अगर हम सॉल्ट कवर्स देखें तो वहाँ पर इसे स्टोर किया जा सकता है। लीक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हैं इससे, बट बहुत ही रेयर होता है कि ये लीक्स हों। और न्यू डेवलपमेंट जो है वो लगभग $200 मिलियन तक की जो है वो कॉस्ट कर सकती है। अब हीलियम जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वैक्यूम जैकेटेड स्टेनलेस स्टील वेसल्स में और इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है वो कुछ ही कंपनीज़ द्वारा वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया में जो अगर हम ग्लोबली देखें तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो है उससे उसके प्रोडक्शन जो पर इम्पैक्ट आएगा। एमआरआई मशीन्स की जो है वर्ल्ड वाइड वो इस पर डिपेंडेंट होती हैं, उस पर इम्पैक्ट आएगा। स्पेस प्रोग्राम्स जो है सप्लाई चैलेंजेस फेस करेंगे और एक तरह से ये रीइंफोर्स कर रहा है कि कैसे जो है क्रिटिकल रिसोर्सेज को वेपनाइज किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में। इंडिया में देखें तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी उस पर एक तरह से इम्पैक्ट आएगा इसका। इसरो के स्पेस प्रोग्राम्स, मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज, इन पर इम्पैक्ट आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो इम्पोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो, अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व्स बनाओ और डोमेस्टिक हीलियम एक्सप्लोरेशन जो है नेचुरल गैस फील्ड से वो करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेगुलेटिंग एआई इन द जुडिशरी। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर यूज़ ऑफ एआई इन कोर्ट्स 2026 रिलीज़ किया है। अब ये एकदम से बाइंडिंग नहीं होंगे, एकदम से ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिफॉर्मली बाइंडिंग नहीं होंगे। सिर्फ तभी ये इन्फोर्स आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको जो है वो नोटिफाई करेंगे। अब क्या कह रहे हैं ये जो रूल्स, ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स को एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ पर एआई डिप्लॉय हो सकता है ताकि एक्सेस टू जस्टिस इम्प्रूव हो, डिलेज रिड्यूस हो और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आए। तो मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव और असिस्टिव फंक्शंस में ही एआई का यूज़ किया जाएगा और सच जो यूज़ है, ऐसा यूज़ जो होगा वो एससी की एपेक्स बॉडी जो है वो ही अप्रूवल देने के बाद उसका बाद ही यूज़ हो सकेगा। अब कोई भी जुडिशियल आउटकम जो है वो एआई के या एल्गोरिथमिक डिसीजन के बेसिस पर नहीं हो सकती है। ठीक है, और एआई का रोल जो है डिसीजन मेकिंग में वो सिर्फ प्योरली एडवाइजरी रहेगा। इंडिपेंडेंट ह्यूमन वैल्यूएशन के बाद ही उसको अप्रूवल मिलेगा। अब कुछ केसेस में जो है एआई का नहीं यूज़ कर सकते बिल्कुल भी, जैसे रिस्क स्कोरिंग हो रही है, अगर बेल की एलिजिबिलिटी आप इवेल्युएट कर रहे हो, रेसिडिविज्म जो है मतलब कि हिस्टोरिकल बिहेवियर जो है किसी भी पर्सन का, कन्विक्टेड इंडिविजुअल का, उसको प्रिडिक्ट करने में नहीं यूज़ कर सकते। विटनेस की क्रेडिबिलिटी को डिटर्मिन के लिए भी नहीं कर सकते और भी कई चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर कोर्ट यूज़ कर रहा है एआई का तो उसको पार्टीज़ जो इन्वॉल्व हैं उसको बताना पड़ेगा कि हम एआई का यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैनर में। और एपेक्स बॉडी जो सुप्रीम कोर्ट की है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मेंबर्स होंगे, फाइनेंस या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे। और ये बॉडी जो है वो 5 स्पेशलाइज्ड कमेटीज से ऑपरेट होगी। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इन्वॉल्व होंगी रिटर्न अप्रूवल के साथ रेलिवेंट कोर्ट अथॉरिटी के। ठीक है, अब रेगुलेशंस मैंडेट करते हैं कि सेफ्टी चेक्स जो है वो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एआई डिप्लॉयमेंट जो है वो
मैंडेटरी होंगे, मतलब एक टेक्निकल और एथिकल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाएगी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टेस्टिंग होगी, और अगर डिप्लॉयमेंट के बाद कोई टेक्निकल, लीगल या एथिकल या साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स की ज़रूरत है वो करे जाएंगे। हर कोड को एक एआई रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और कोड्स को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा इन केस अगर एआई फेल हो जाता है तो फॉल बैक प्रोटोकॉल का क्या होगा, कैसे मैनुअल हम वो पर्टिकुलर सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी 28 मेजर प्रोजेक्ट्स जो प्रपोज किए गए थे दिल्ली गवर्नमेंट के, उनको अप्रूवल दे दिया है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर। अब इनके अंदर, इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल एड मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मैनेज करती है। 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया था। अब सेंटर इसमें लॉन्ग टर्म 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को देता है बूस्ट करने के लिए कैपिटल स्पेंडिंग। अब इसमें जो है डेवलप करना, एंड टू एंड टूरिस्ट एक्सपीरियंस, फंडिंग सपोर्ट देना, शॉर्ट लिस्टेड प्रपोजल्स को, टूरिस्ट वैल्यू चेन्स को स्ट्रेंथन करना, ये सब जो है वो कवर्ड है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूमबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया है पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थ्रू दिस NDS-OM स्कीम। अब वो अपने आप को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये स्कीम 2005 में RBI ने निकाली थी। एक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग स्कीम है, ये सिस्टम है जो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग अलाउ करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि RBI द्वारा ओन्ड होती हैं। अब इसमें सिर्फ अभी तक तो है बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सभी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या ट्रेजरी बिल्स हो वो इसमें भी ट्रेडेबल हैं। और मेंबर्स जो है इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं बायलैटरली रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट के थ्रू। अब इसमें दो तरह के मेंबर्स होते हैं। डायरेक्ट मेंबर्स वो होते हैं जिनका करंट अकाउंट है RBI के साथ, इनडायरेक्ट मेंबर्स वो होते हैं जिनका नहीं है कोई करंट अकाउंट RBI के साथ। और इस स्कीम के अंदर ट्रेड जो है वो T+1 में सेटल होता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एरेंडल 1। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूएस के जो FCC है उन्होंने ऑथराइज़ किया एक कंपनी को कि वो ऑपरेट करें टेस्ट सैटेलाइट एरेंडल 1, ताकि जो ये सैटेलाइट है ये लार्ज मिरर जो है ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ में डिप्लॉय करेंगी। तो ये इसका पर्पज़ क्या होगा, क्यों मिरर लगाया जा रहा है, ताकि एक जो सनलाइट है उसको स्पेसिफिक स्पॉट्स ऑन अर्थ पर जो है वो नाइट टाइम पर डायरेक्ट किया जा सके। एक सिंगल सैटेलाइट होगी, नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फिट होगी, रिफ्लेक्टर जो है वो मोटराइज्ड होगा और उसको डिफरेंट ओरिएंटेशंस में रिफ्लेक्ट कर किया जा सकेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि कुछ ऐसे एरियाज़ पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और नाइट टाइम में उनको जो है वो ये लाइट मिल सके, इसलिए ये मिरर्स जो है वो उनकी तरफ जो है सनलाइट को नाइट टाइम पर रिफ्लेक्ट करेंगे सनलाइट को। और ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है जो इसका ऑल्टीट्यूड होगा वो 600 किलोमीटर से लेकर 650 किलोमीटर के बीच में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और इससे होगा क्या कि क्लीन अबंडेंट एनर्जी अवेलेबल रहेगी, और ये टेक्नोलॉजी हमारे को एनर्जी कंसर्न्स को एलिवेट करने में हेल्प करेगी, खासकर डिजास्टर के टाइम पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइट्स। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो है अराउंड द वर्ल्ड वो मीट कर रहे हैं जिनीवा में 34th मीटिंग ऑफ साइट्स में। तो ये साइट्स क्या है, 1973 में अडॉप्ट किया गया था, एंटर हुआ इन फोर्स इन 1975। ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है बिटवीन 185 पार्टीज़। ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वाइल्ड एनिमल्स में और प्लांट्स में वो लीगल, सस्टेनेबल और ट्रेसेबल हो, और थ्रेटन ना करे सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ इन द वाइल्ड। अब साइट्स सेक्रेटरीट जो है वो जिनीवा में है। रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इसके वो हर 2 से 3 साल में मिलते हैं COP करने के लिए। अब इसके अगर हम देखें 3 अपेंडिक्स होते हैं। पहला तो वो अपेंडिक्स जिसमें वो स्पीशीज़ आती हैं जो एक्सटिंक्शन से थ्रेटन्ड है। दूसरी वो अपेंडिक्स है जिसमें वो स्पीशीज़ आती हैं जो करंटली थ्रेटन्ड तो नहीं है एक्सटिंक्शन से, लेकिन जो है वो अगर बिना कोई ट्रेड कंट्रोल हम रखें तो वो थ्रेटन हो सकती हैं। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज़ आती हैं जो कोई कंट्री जो है बाकी की साइट्स पार्टीज़ को कहती है कि इसके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जाए। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-US extradition law. This topic is important for international relations. So US Department of Justice has indicted, jailed gangster Lawrence Bishnoi, a Punjab police SHO Nagra, and others for racketeering, conspiracy, murder, extortion, and transnational organized crime spanning India, Canada, and the US. So if the US formally asks for their extradition,
This process will be governed by the India-US Extradition Treaty and India's Extradition Act of 1962. Okay, so India-US Extradition Treaty regulates extradition between the two countries, and under dual criminality, an offence is extraditable only if it is punishable by more than 1 year of imprisonment in both jurisdictions. So, under dual criminality, the underlying conduct, not the exact legal terminology, must constitute a serious offence in both countries. So, political offences are exempted from it, and an extradited person can ordinarily be tried only for the offences for which the extradition was granted. Okay. So the allegations against Bishnoi and Nagra broadly satisfy the treaty requirements, and but what would matter is that the underlying criminal conduct is punishable in both countries or not. So in the Havur Rana case, we saw that application of dual criminality principle was applied, but some charges were have to be excluded because they lacked corresponding Indian offences. So if the US submits a formal extradition request, how would it follow? US Department of Justice would request the US State Department to contact India's MEA. MEA will then consult MHA and other agencies and examine the compliance with the Treaty and Extradition Act. If accepted for consideration, then an Indian court would examine whether treaty conditions are fulfilled, and the evidence would justify prosecution if the offence had occurred in India. So, if satisfied, then the court would certify that person as extraditable. So, would that mean that this is the end? No. Union government has the final authority to approve or refuse surrender, and it may impose certain conditions and delay extradition also. Orders are subject to judicial review also before the High Court and Supreme Court. So extradition is not automatic, especially in case of Lawrence Bishnoi. We can see that he has numerous cases, criminal cases pending in India. In India, therefore, India may legally require Bishnoi to face domestic trials first and serves any sentence before being extradited to US in case India has to extradite him. Okay. Similarly, for Nagra, he is not facing any prosecutions in India, and Section 34A empowers the center to prosecute an accused domestically instead of extraditing him. If we look at the Tahavur Rana case, then it underwent multiple judicial stages in the US after which he was extradited to India. And in Vikas Yadav case, we saw that Indian authorities registered an FIR and initiated domestic proceedings, and this is demonstrating that India may prioritize prosecution within its own jurisdiction first. So, despite the strong bilateral relations, extradition remains relatively limited between India and US. Okay. So the next topic is China bans helium exports. This topic is important for our economy section. China has temporarily but immediately banned helium exports, raising concerns about global supply chains for semiconductors, healthcare, and other critical industries. So helium is the second lightest chemical element after hydrogen, and it is a noble gas with unique properties which make it indispensable for several high technology applications. So because it has a low boiling point, it does not participate easily in chemical reactions, which makes it an ideal coolant and inert medium. Helium is a non-renewable resource generated deep in the Earth's crust through the radioactive decay of uranium and thorium atoms, which emit alpha particles that capture electrons to form helium atoms over millions of years. Helium migrates into natural gas reservoirs, and it is extracted alongside natural gas. So natural gas is processed to isolate helium only when helium constitutes at least 0.3% by volume of the gas. Commercial helium is usually at least 99.997% pure. US is the largest supplier of helium, and China, in contrast, produces just about 1.6% of the world's helium. So where is helium used? It is used in MRI machines cooling, semiconductor fabrication, quantum computers, rocket fuel tanks, of course in aerospace applications, optical fiber production, balloons and airships, laboratory research. But China has not yet published the reason why they have banned it. So there is a US factor here involved. US had privatized its federal helium reserve, and they sold their assets to a company called Messer Group. Later on, US House Committee on Oversight and Government Reform launched an investigation into Messer's Chinese government links. So therefore, as a risk for trade measures, China has launched this export ban. Okay. So what are the cost and supply chain challenges with helium? Helium supply chain is cost intensive and technically sophisticated. Mid to large scale facilities require more than $100 million in investment.
Helium can only be transported in vacuum-jacketed stainless steel vessels. Therefore, they are manufactured only by a few companies worldwide. Okay, so semiconductor fabrication depends heavily on helium as a coolant, and this supply disruption could delay chip production globally. MRI machines worldwide depend on liquid helium for cooling. Space programs may face supply challenges, and this is showing how there is a trend of weaponizing critical resources in geopolitical disputes. So, if for India, semiconductor manufacturing ambitions would suffer. ISRO space programs and medical imaging services could face supply disruptions. Therefore, we need to have diversification of import sources beyond traditional suppliers. We need to consider building strategic reserves, invest in domestic helium exploration in natural gas fields. Okay. So the next topic is regulating AI in the judiciary. This topic is important for our polity section. So Supreme Court in June 2026 launched released the draft regulations for use of AI in courts, and these regulations are not automatically or uniformly binding, and they will only come to light after being notified by the CGI. So courts will be required to actively seek opportunities to deploy AI systems and improve the access to justice, reduce delays, or enhance administrative efficiency. AI use is explicitly permitted for administrative and assistive functions like case management, transcription, translation, legal research, document summarization, accessibility, and court administration. All such use requires written approval from the SC's apex body. No judicial outcome can be reached through the algorithmic decision making alone or solely on AI generated information. So AI's generation decision making role in decision making would be only advisory. Okay, certain cases or certain uses will be prohibited, like risk scoring to assess flight risk, predicting recidivism, that is the historical or behavior or demographic data to estimate the likelihood of a previously convicted individual to commit a new crime or return to prison, evaluating bail eligibility, determining witness credibility, and so on. And if a court uses AI, then they have to inform the parties involved in a timely, accessible manner. And how this apex body will function, it will comprise of SC and High Court judges, Ministry of Information and Technology officials, finance or cybersecurity experts. They will set minimum standards and issue implementation guidelines. This body will operate through 5 specialized committees as well. Private companies can be involved, but only after written approval from the relevant court authority. So there are also these regulations mandating safety checks before, during, and after AI deployment, like a technical and ethical impact assessment will cover system architecture, training data, bias, hallucination risks, and cybersecurity. Post-deployment systems would face technical, legal, ethical, and cybersecurity audits. Each court must maintain an AI register. High courts must have an emergency fallback protocol also to run processes manually if the systems fails. Okay. So the next topic is special assistance to states for capital investment scheme. This topic is important for your governance section. So Center has approved all 28 major projects proposed by the Delhi government under this SASCI scheme, which is a scheme under which the union government gives states and states and union territories interest-free financial aid for infrastructure projects. This is managed by Ministry of Finance. It was launched in 2020-21 period to provide long-term 50-year interest-free loans to states and union territories so that they can boost their capital spending. Okay. So the next topic is negotiated dealing system order matching. This topic is important for our economy section. So Bloomberg has introduced the first electronic trade in Indian government bonds through its terminal by directly connecting to the negotiated dealing system order matching, which was launched in 2005 by RBI. And it's a screen-based electronic anonymous order matching system for secondary market trading in government securities owned by RBI. Presently, the membership of the system is open to entities like banks, primary dealers, insurance companies, mutual funds, and all central government securities, state government securities, and treasury bills are tradable on this module. This also allows members to negotiate bilaterally, and the trades are settled here on T+1 schedule, and this is guaranteed by Clearing Corporation of India Limited. Okay. So the next topic is Arendelle 1. This topic is important for secure science and tech section. US FCC has authorized the company to launch and operate a test satellite Arendelle 1 to deploy large mirror in orbit around the Earth. The purpose will be to reflect sunlight towards specific spots on Earth at night time, and these reflectors will be motorized and they can be steered to different orientations. The
intended use of this technology is to extend the usable hours for solar panels and provide light during critical operations like emergency or humanitarian missions. This satellite will operate at low Earth orbit altitude of between 600 kilometers and 650 kilometers. So this would make clean, abundant energy available on demand on Earth. Okay. So the next topic is sites. This topic is important for your environment section. So wildlife experts from around the world are meeting in Geneva for the 34th meeting of CITES. So CITES was adopted in 1973 and it entered into force in 1975. It is a global agreement between 185 parties. The aim is to ensure that international trade in wildlife, wild animals and plants is legal, sustainable and traceable, and it does not threaten the survival of the species in the wild. So its secretariat is in Geneva, and the representatives of those nations meet every 2 to 3 years at COP of CITES. So it has three appendixes. The first appendix includes species which are threatened with extinction. The second one includes species which are currently not threatened, but they may become so without any trade controls. The third appendix includes species for which a country has asked other CITES parties to help control international trade. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.